इसी तरह से बोली की कीमत लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन ममराज ने 4,30,000 सोने के सिक्कों की बोली पर अपने आप को आगे बोली लगाने से रोक लिया, क्योंकि 4,30,000 के आगे बोली लगाने से लश्कार दल को किसी आर्थिक मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। तभी अपनी एक और बोली बढ़ाते हुए अबराल ने गुस्से से ममराज को देखते हुए चिल्लाया, 4,50,000 सोने के सिक्के। तीनों दलों में से शौर्य दल और लश्कार दल के पास क्लास 2 की कुछ मीडियम लेवल की तकनीकें थीं, लेकिन आमिश दल के पास सिर्फ क्लास 2 के लो लेवल की तकनीकें ही थीं। और इसी वजह से नीलामी के दौरान आमिश दल का प्रमुख अबराल आमिश किसी भी कीमत पर क्लास 2 की हाई लेवल की तकनीक हरिकेन चांद को हासिल करना चाह रहा था। तभी नीलामी हॉल में सभी को हैरान करते हुए एक बार फिर से किसी की नीलामी की बोली के लिए दमदार आवाज गूंजी, 5 लाख। इस बोली ने नीलामी हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को हैरान कर दिया था, और अब सभी के चेहरे पर इस नीलामी वाले शख्स का चेहरा देखने की बेसब्री नजर आ रही थी। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि शौर्य दल के लीडर अरेंद्र की थी। आमिश दल और लश्कार दल के दोनों लीडरों की बोली को मात देते हुए अरेंद्र की इस बोली को सुनने के बाद सायरा के चेहरे पर सभी को आकर्षित करने वाली मुस्कान आ गई। जब अरेंद्र ने नीलामी की कीमत को और बढ़ा दिया, तब अबराल को बहुत गुस्सा आने लगा, और फिर उसने ना चाहते हुए भी एक बार और बोली को बढ़ाते हुए कहा, 5,50,000 सोने के सिक्के। अबराल की इस बोली के बाद अब सभी की नजरें अरेंद्र पर टिकी हुई थी। सभी ये उम्मीद लगा रहे थे कि अरेंद्र फिर से एक बार अबराल से ज्यादा बोली लगाएंगे, लेकिन अरेंद्र ने अबराल की ओर देखकर मुस्कुराया। अरेंद्र की यह मुस्कुराहट अबराल के लिए इस बात का इशारा थी कि पहले वाली नीलामी में जो उसने बोली की कीमत को बढ़ाया था, ठीक ऐसा ही इस बार अरेंद्र ने उसके साथ करके अपना बदला पूरा कर लिया था। अरेंद्र ने मुस्कुराते हुए अबराल से कहा, आमिश दल के लीडर अबराल, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ। अब तुम्हारे दल के पास क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक हरिकेन चांद है। अरेंद्र के मुंह से यह बधाई सुनकर अबराल को खुशी नहीं बल्कि बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो समझ चुका था कि अरेंद्र ने नीलामी की कीमत बढ़ाने के लिए बोली लगाई थी, और उसकी ये जीत किसी हार से कम नहीं थी। बधाई के जवाब में अबराल ने कहा, अरेंद्र, मुझे तुम्हारी ये हरकत हमेशा याद रहेगी। अरेंद्र को इतना कहने के बाद अबराल ने खूबसूरत सायरा की तरफ देखा। इस नीलामी की जीत में अबराल को अरेंद्र से जो हार मिली थी वो उसे भुला नहीं पा रहा था, और लाख कोशिश करने के बाद भी अपने चेहरे से अपनी हार को छुपा नहीं पा रहा था। अपने उसी गुस्से में उसने चिल्लाते हुए सायरा से कहा, सायरा, क्या अब नीलामी को खत्म माना जा सकता है? भले ही अबराल नीलामी की कीमत बढ़ने पर गुस्से से तिलमिला रहा था, लेकिन उससे सायरा को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अबराल को देखा, हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया, फिर मेज पर रखे उस छोटे से लकड़ी के हथौड़े को उठाकर 2 बार वहीं पर उसे थपथपाते हुए कहा, हरिकेन चांद आमिश दल का हुआ। इधर दूसरी तरफ भले ही पहली नीलामी ध्रुव के पिता को थोड़ी भारी पड़ी हो, लेकिन आखिरी नीलामी में जिस तरह से उन्होंने अपना बदला लेकर अबराल को हरिकेन चांद को बढ़ी हुई कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर किया था, उसे देखकर ध्रुव को काफी सुकून मिला। नीलामी खत्म होने के बाद ध्रुव नीलामी हॉल से निकलकर दोबारा इंस्पेक्शन रूम में आ गया और अपने पैसों के लिए वहां पर किसी के आने का इंतजार करने लगा। अगले ही पल ध्रुव को इस बात का एहसास हुआ कि कोई धीरे धीरे इंस्पेक्शन रूम की ओर 2 लोगों के साथ आ रहा है। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, उसे दरवाजे पर 2 परछाइयां नजर आईं। तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए अपने चेहरे को ठीक से नकाब से ढका। अगले ही पल उसके कानों में पीछे से एक खिलखिलाहट वाली हंसी के साथ मीठी आवाज गूंजी, क्या आप ही अमृतधारा के मालिक हैं? मुझे लगता है कि आप पहली बार मैसोडोरिया शहर में आए होंगे। ध्रुव ने पीछे मुड़ने से पहले अपने नकाब को अच्छी तरह से ढक लिया था ताकि कोई उसका चेहरा देख ना पाए। फिर जैसे ही ध्रुव ने पलट कर देखा तो उसे लाल रंग के कपड़ों में वही लड़की नजर आई जो नीलामी हॉल में बोली लगवा रही थी। सायरा का गोरा रंग, लंबी पलकों में छुपी बड़ी बड़ी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे गुलाबी होंठ किसी को भी उसका दीवाना बनाने के लिए काफी थे। ध्रुव सायरा को गौर से देख ही रहा था कि अगले ही पल उसे अंगूठी में से विदुर की आवाज आई, हम यहाँ किसी काम के लिए आए थे ध्रुव। अगर तुमने सायरा को जी भर के देख लिया हो तो अब मैं उससे जरा काम की बात कर लूं। विदुर का इशारा समझने के बाद ध्रुव ने सायरा की बात पर हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया। अब ध्रुव और सायरा एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हुए थे। नकाबपोश ध्रुव की आड़ में विदुर ने सायरा से कहा, हाँ, अमृतधारा का मालिक तो मैं ही हूँ, लेकिन एक सच ये भी है कि आपकी वजह से अमृतधारा की नीलामी हो पाई है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या हम अब पैसों की बात कर सकते हैं? ध्रुव की ओर से आए इस जवाब से सायरा को थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जो भी उससे बात करता था उसकी खूबसूरती में खो जाता था, लेकिन ध्रुव सायरा के चेहरे की तरफ देखे बिना ही उससे बात कर रहा था, मानो उस पर सायरा की खूबसूरती का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। फिर भी सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसों की आप चिंता मत कीजिए, लेकिन अभी उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी अमृतधारा की कुछ कागजी कार्रवाई करना बाकी है। नकाबपोश ध्रुव को देखते हुए सायरा ने मन ही मन में सोचा, आखिर ये है कौन, कहां से आया है और इसने अपने मुंह को नकाब से क्यों छुपा रखा है? जब बहुत कोशिश करने पर भी उसे ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था, तब सायरा ने अपने पास खड़े चरक गुरु की ओर देखा
और सीधे ध्रुव से पूछा, मैंने आज तक किसी ऐसे हकीम को नहीं देखा जिसके पास अपनी खुद की पहचान ना हो। क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ? सायरा के सवाल पर ध्रुव एक पल के लिए थोड़ा सा हड़बड़ा गया। मौके को संभालते हुए विदुर ने ध्रुव की ओर से थोड़ी सख्त आवाज में कहा, अगर मुझे पैसों की जरूरत है और मैं उसके लिए खुद चलकर तुम्हारे पास आया हूँ तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे अपना नाम भी बताना ही होगा। ध्रुव की बातों से सायरा को समझ आ गया कि वो अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता था। तब सायरा ने उसकी नाराजगी को समझते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम जानना चाहती थी, लेकिन अगर तुम अपने बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी। इतना कहते हुए सायरा धीरे से मुस्कुरा दी। उसी वक्त ध्रुव की नजर सायरा के गोरे पैर पर पड़ी। भले ही ध्रुव सायरा के सामने उसकी खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहा था, लेकिन उसे सायरा से बात करने का मन तो कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आने वाले समय में उसे सायरा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ सकती थी। ध्रुव ने अपने आप से कहा, मुझे सायरा को समझने की जरूरत है। वो सिर्फ एक देखने की चीज नहीं है, बल्कि वो एक सबसे बेहतरीन नीलामी करवाने वाली एक कलाकार है। एक ऐसी कलाकार जो अगर पत्थर को भी अपने हाथ में रखकर नीलामी के लिए खड़ी हो जाए तो देखते ही देखते उसकी कीमत आसमान छू जाएगी। सायरा से बात करने के दौरान ध्रुव काफी चौकन्ना था, क्योंकि वो जानता था कि सायरा तरह तरह की बातें करते हुए उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें पता करना चाहती थी। वहीं जब सायरा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई तो उसने सीधे सीधे उसके बारे में जानने की कोशिश की। विदुर ने बड़ी ही चालाकी से सायरा और चरक गुरु के सवालों का जवाब भी दिया और खुद के बारे में उन्हें रत्ती भर भी खबर नहीं लगने दी। ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि अगर उसके साथ विदुर नहीं होता तो ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। विदुर की चालाकी से बात करने की वजह से सायरा को ध्रुव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। जब सायरा भी इस बात को समझ गई कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था, तो सायरा ने भी उसके बारे में अब कुछ भी पूछना बंद कर दिया। अगली पल सायरा ने अपने पास से एक क्रिस्टल कार्ड निकाला जिस पर दरबार परिवार का एक निशान बना हुआ था। सायरा ने मुस्कुराते हुए उस क्रिस्टल कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम अपने बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहते हो तो ना सही, लेकिन इस क्रिस्टल कार्ड को अपने पास रख लो। ये दरबार नीलामी महल का VIP कार्ड है। इस कार्ड के जरिए तुम मार्कस पर किसी भी दरबार नीलामी महल से नीलामी में रखी चीजें खरीद सकते हो। और इस कार्ड की एक खासियत ये भी है कि इससे आपको नीलामी में खरीदी हुई सभी चीजों पर लगने वाले 5% टैक्स की बजाय सिर्फ 2% टैक्स ही देना होगा। सायरा के मुंह से VIP कार्ड के बारे में इतना कुछ सुनकर ध्रुव ने चुपचाप उस कार्ड को ले लिया। उसे लग रहा था कि कभी ना कभी उसे इस कार्ड की जरूरत जरूर पड़ने वाली है। जैसे ही ध्रुव ने कार्ड लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ को देखकर सायरा हैरानी में पड़ गई। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैं जब भी इस नकाबपोश इंसान से बात कर रही थी तो मुझे इसकी आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई बूढ़ा इंसान होगा, लेकिन इसके हाथों को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि इसके हाथों से तो ये काफी जवान नजर आ रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? कौन है ये नकाबपोश? उसी समय इंस्पेक्शन रूम में एक लड़की आई और उसने सायरा को एक हरे रंग का कार्ड दिया। उस हरे कार्ड को अपने हाथ में लेने के तुरंत बाद सायरा ने उस कार्ड को ध्रुव की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इस कार्ड में आपकी अमृत धारा औषधि की नीलामी की रकम है, लगभग 40,000 सोने के सिक्के। बाकी पैसे को 2% नीलामी टैक्स के हिसाब से काट लिया गया है। उस कार्ड को हाथ में लेते ही मानो ध्रुव की सारी चिंता खत्म हो चुकी थी। उसने मन ही मन कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एकलव्य बनने के लिए मुझे जितने सोने के सिक्कों की जरूरत पड़ने वाली है वो अब इस हरे रंग के कार्ड में मौजूद है। क्योंकि अब ध्रुव के हाथों में कार्ड आ चुका था और उसके पास वहां पर रुकने की कोई और वजह नहीं थी, इसलिए उसने तुरंत सायरा से कहा, ठीक है, धन्यवाद, तो क्या अब मैं जा सकता हूँ? इस पर सायरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ जरूर, क्यों नहीं, और हाँ, अगर आप आगे भी कभी किसी चीज की नीलामी कराना चाहें तो मुझे याद कर सकते हैं। इस बात पर ध्रुव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया और दरबार नीलामी महल से बाहर निकल गया। जैसे ही सायरा के सामने से नकाबपोश ध्रुव की छाया धीरे धीरे गायब हो रही थी, उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे गायब हो रही थी। ध्रुव को दरबार नीलामी महल के बाहर तक छोड़कर आने के बाद सायरा वापस अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उस इंस्पेक्शन रूम में सायरा के साथ चरक गुरु और एक दूसरा शख्स भी मौजूद था। इंस्पेक्शन रूम की कुछ देर की खामोशी को तोड़ते हुए सायरा ने कहा, चरक गुरु, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि ये नकाबपोश जो भी था वो एक अच्छा हकीम है? सायरा के इस सवाल पर बिना देर किए चरक गुरु ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो नकाबपोश जो भी था एक बहुत ही अच्छा हकीम है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो मुझसे भी ज्यादा अच्छा हकीम है, क्योंकि जिस अमृत धारा को उसने तैयार किया है उसे तो मैं चाहकर भी नहीं बना सकता हूँ। तभी सायरा ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान लाते हुए कहा, अगर तुम्हें उस अमृत धारा को बनाने वाला फॉर्मूला मिल जाए तो क्या तब भी तुम उस अमृत धारा को नहीं बना पाओगे? सायरा के मुंह से निकली इस बात को सुनकर चरक गुरु एकदम से चौंक पड़ा और उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, एक औषधि का फॉर्मूला किसी भी हकीम की पूरी जिंदगी की कीमत होती है। आप ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? एक ऐसा हकीम जिसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं जानते, उससे उसके फॉर्मूले को हासिल करने के बारे में सोचना भी दरबार परिवार के लिए ठीक नहीं होगा। इतना कहने के बाद चरक गुरु कुछ सालों की पहले की बात को याद करते हुए सायरा के ठीक सामने कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा, बरसों पहले भी
वुहान साम्राज्य के एक परिवार ने इसी तरह की भूल की थी। उन्होंने बाली नाम के हकीम से किसी औषधि के फॉर्मूले को लेने के लिए उन पर दबाव बनाया था। बदले में बाली ने उस परिवार को खत्म करने के लिए कुछ शक्तिशाली लोगों को उस परिवार के पास भेजा, जिसके बाद उस परिवार का वुहान साम्राज्य से पूरी तरह से नामो निशान ही मिट गया। इस पर सायरा ने बड़े ही इत्मीनान से कहा, हाँ मैं जानती हूँ इस बारे में। सायरा को इस तरह बेपरवाही से बातें करते देखकर चरक गुरु ने अपने उसी रवैये को बरकरार रखते हुए कहा, तो फिर ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में आप क्यों सोच रही हैं? भले ही हमारा परिवार उस परिवार से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन एक रहस्यमयी हकीम को इस तरह से नाराज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उससे दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाइए और फिर देखिए वो किस तरह से आपको तरह तरह की औषधि नीलामी के लिए बना कर देता रहेगा। चरक गुरु की बात सुनकर सायरा कुछ सोचने लगी, लेकिन अभी भी उसको देखकर इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर वो ध्रुव के बारे में क्या सोच रही थी।